दोस्तों आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी व्याकरण का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार, इसको हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आपके एमपी बोर्ड के सिलेबस में केवल और केवल 5 अलंकार है, उन्हें हम पूरा इस वीडियो में परिभाषा उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। जैसे आपको पेपर में लिखना है जिस टाइप का, उसी लैंग्वेज में पूरा आपको दिया हुआ है, तो जिस आप इससे पूरा नोट्स बनाकर आप क्या है लिख लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही आपको पेपर में लिखना है। यहाँ से आपको कम से कम 4 नंबर आपका पेपर में आने वाला है, तो आपको ये 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर किस प्रकार से, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा अलंकार वाला, आपको अलंकार का नाम दे दिया जाएगा। पहले अलंकार आपके कौन कौन से हैं, तो आपके सिलेबस में आपको बता देता हूँ। आपका एक सांगरूपक अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, संदेह अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है और भ्रांतिमान अलंकार है। तो ये आपके 5 अलंकार हैं, केवल इन्हें आपको पढ़ना है, ओके, परिभाषा और उदाहरण सहित। तो पेपर में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि सांगरूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए, इस प्रकार से। साथ ही आपके क्या है 2 नंबर के कम से कम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं उससे संबंधित। ओके, तो देख लेते हैं अलंकार वाला टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या देख लेते हैं, हम सांगरूपक अलंकार को पढ़ते हैं। सांगरूपक अलंकार क्या होता है, पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी उपमेय में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है, वहां सांगरूपक अलंकार होता है। सांगरूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार का एक प्रकार है सांगरूपक। ओके, तो रूपक अलंकार की मान के आप चलिए। पहले उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। उपमेय क्या होता है, जो कोई जिस व्यक्ति की बात की जाती है। उपमान क्या होते हैं, जिससे हम क्या है तुलना करते हैं। ओके, तो जब क्या है उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, एक ही है। ओके, जैसे मैं कहूँ राम जी का जो मुख है चंद्रमा के समान है, तो यहाँ मैंने कहा राम जी ही चंद्रमा है, चंद्रमा जी राम है, मतलब एक पे ऊपर दूसरा आरोपित कर दिया जाए। ओके, जिसमें पता ना चले उपमेय कौन है उपमान कौन है, तब वहां क्या होता है आपका सांगरूपक अलंकार। उदाहरण समझ लेते हैं। उदित उदय गिरी मंच पर रघुबल बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोच मृंग। तो उदित उदय गिरी मंच पर रघुबल बाल पतंग। अब यहाँ जो क्या है राम जी की तुलना है वो किससे कर दी गई, सूर्य से कर दी गई। मतलब क्या है सूर्य, जो राम जी है बिल्कुल एकदम सूर्य की तरह दिख रहे हैं। और इस प्रकार से कि जिस प्रकार के सूर्य से क्या है रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से जो कमल क्या खिल उठता है, उसी प्रकार से जो संत लोग भी क्या है राम जी के दर्शन पाकर क्या है एकदम प्रसन्न हो गए हैं, उसी प्रकार से। तो सेम बता दिया है। या संत की तुलना किससे की गई है, एकदम कमल से पुल को कर दी गई है। राम जी की तुलना क्या किससे कर दी गई है, पूरी तरीके से सूर्य से कर दी गई है। ओके, तो अब यहाँ उपमेय उपमान पर क्या है एकदम आरोपित कर दिया गया है अंगों सहित। ओके, मतलब पूरा आरोपित कर दिया जाए, वहां सांगरूपक अलंकार होता है। बाकी पेपर में अगर आता है तो ये आपको इतना लिखना है जितना मैंने आपको बताया। ओके, आगे देख लेते हैं। बाकी प्रॉपर रूट से आप नोट्स चाहते हैं तो दोस्तों आप अनुराग साड़ी क्लासेस के हिंदी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या है कंप्लीट आपकी क्लास 12 हिंदी की तैयारी हो जाएगी बिल्कुल नाम मात्र की फीस पर। नेक्स्ट अलंकार देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। नामी में इसके पूरा राज छुपा हुआ है। भ्रांति यानी भ्रम हो जाना, जिसमें हमें भ्रम हो जाए वो हमारा भ्रांतिमान अलंकार होता है। ओके, उसी प्रकार से आपको परिभाषा बतानी है। जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु पर भ्रम हो जाए, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हमें लगे कि यार ये तो वस्तु में जो पहले देखी वही है, भ्रम हो जा रहा है किसी विशेष समानता के कारण, वह है आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। घनश्याम मतलब हो गया आपका क्या है श्याम, भगवान कृष्ण के लिए क्या है घनश्याम यानी बादलों के लिए कहा गया है। ओके, तो जान श्याम घनश्याम को, जो बादल को जब देखते हैं मोर तो उन्हें लगता है ये कृष्ण जी आ गए, तो कृष्ण जी को समझ कर क्या है ये नाचने लगते हैं। ओके, तो ये आपको बताया ना क्या भ्रम हो गया, किससे हो गया, जो मोर हैं। ओके, जो मोर हैं उनको भ्रम हो गया कि ये क्या है कृष्ण जी आ गए, जबकि वहाँ तो बादल थे। ओके, क्योंकि यहाँ कभी क्या है सांवला रंग क्या है बादलों का भी है कृष्ण जी का, इसलिए लाइन बताई गई। ओके, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है, चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को। ओके, यहाँ भी भ्रम ही शब्द लगा हुआ है पहले से। ओके, तो ये आपके हैं भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपके दोनों दिए हुए हैं, अच्छे से याद तैयार कर लीजिए। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को। ओके, आगे देख लेते हैं संदेह अलंकार। अब इसमें भी आपका नाम में ही राज हुआ हुआ है संदेह अलंकार। यहाँ आपका क्या है भ्रम हो जाता है, यहाँ आपको संदेह होता है। ओके, देख लेते हैं संदेह अलंकार में किस प्रकार से परिभाषा लिखनी है। जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वह वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वहां उसका रूप और रंग गुण की समानता के कारण हमें किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके जो हम सोच रहे हैं वही वस्तु है, वहां आपको क्या है संदेह अलंकार होता है। ओके, मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे क्या रस्सी
लस्सी डली हुई है। ओके, तो मुझे लगता है वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर की लस्सी हुई है, रात का समय है, तो मुझे लग रहा है ये ऐसा नहीं कि वहाँ सांप हो गए। तो अब मुझे ये क्लियर भी नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ समय लग रहा है कि ये रस्सी है, फिर लगता है ये सांप है, रस्सी है सांप है, कंफ्यूजन है। तो वहाँ मुझे क्या हो गया, संदेह हो रहा। तो संदेह हो रहा है, यहाँ आपका क्या है, संदेह अलंकार होगा। जब मैं फिक्स ना हो सके जो मैं सोच रहा हूँ वही वस्तु है। ओके, अब मुझे क्या है, वहाँ रस्सी का रूप कैसा है, बिल्कुल रस्सी बिल्कुल सांप के रूप के है, रंग उसका ब्लैक ब्लैक है, तो मुझे उसके लग रहा कि या क्या हुआ, सांप ना हो। ओके, तो रस्सी और सांप का मुझे क्या है, कंफ्यूजन हो रही बार बार वहाँ, इसलिए मुझे क्या संदेह हो रहा। तो यही होता है आपका संदेह अलंकार। तो जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित ना हो सके कि वह वही वस्तु है, वह आपका क्या है, संदेह अलंकार होता है। इसका मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा पूछा जाता है कि इसमें अंत तक संशय, तो आपके संशय लिखना है। ओके, संशय, इसमें क्या है, आपका अंत तक संशय बना रहता है। ये आपके वस्तुनिष्ठ में अक्सर पूछा जाता है कि संदेह अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, तो सत्य हो जाएगा। लिखा रहेगा भ्रांति मान अलंकार में अंत तक संशय बना होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। भ्रांति मान अलंकार में क्या होता है, हम किसी वस्तु को फिक्स मान लेते हैं, हाँ ये वही वस्तु है, लेकिन हमें संदेह अलंकार में क्या है, ये फिक्स नहीं हो पाता है, ये बात रहती है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आपका ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है संदेह अलंकार का उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। तो ये आपका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका संदेह अलंकार का उदाहरण, अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये किस समय लिखा गया है, जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा तब उसके लिए ये लाइन लिखी गई है कि पता नहीं चल रहा कि साड़ी क्या है, नारी है कि नारी ही सारी है, ये समझ में नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए लाइन लिखी है। यहाँ पूरा संदेह समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विरोधाभास अलंकार। अब इसमें भी, इसके नाम में भी राज छुपा हुआ, विरोध धन आभास, विरोध धन आभास, जहां में क्या है, विरोध का आभास हो। आभास मतलब हमें लगे कि ऐसा लगे किसी पंक्ति को पढ़कर कि यहाँ विरोध हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है वहाँ विरोध हो रहा है। नाम ही में राज छुपा, विरोध धन आभास, यानी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। देख लेते परिभाषा भी जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया उसी प्रकार से लिखना है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखना है। विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विरोध धन आभास, जहां वाक्य में विरोध का आभास प्रकट होता है किंतु वास्तव में विरोध नहीं होता है। विरोध का आभास हो लेकिन वास्तव में विरोध ना हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अब परिभाषा को आपको बिल्कुल याद करने रटने की आवश्यकता नहीं है, पूरे नाम में ही राज छुपा हुआ विरोध धन आभास है। जहां विरोध का आभास हो लेकिन विरोध ना हो, विरोधाभास अलंकार होता है। इसका हम क्या है, उदाहरण समझ लेते हैं। तो विरोधाभास अलंकार के मैंने आपको यहाँ 3 उदाहरण दिए, एक एक को समझ लेते हैं। तो ये तो आपका पहले ही चैप्टर जो आपका क्लास 12 हिंदी में आपके आत्म परिचय जो पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन जी का, उसी की जो 2 लाइन है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। बिल्कुल आसान इसका अर्थ निकाल सकते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। जो इसकी दूसरी लाइन है इसमें आपका विरोधाभास अलंकार है। तो शीतल यानी ठंडा, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरना यानी ठंडी वाड़ी में आग लेना, ये ठंडी में क्या गर्म की बात हो रही। तो आप देख सकते हैं विरोध का आभास मतलब पॉसिबल नहीं है। अब ठंडी में कोई चीज गर्म की बात कैसे हो सकती है, तो ये शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ आपका विरोधाभास अलंकार। दूसरा देख लेते हैं, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जल हुई। तो इसमें भी दूसरी लाइन में आपका विरोधाभास अलंकार है, क्या है, जो जो बूढ़े श्याम रंग। ओके, जो जो बूढ़े श्याम रंग यानी जो क्या है भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है, त्यों तो उज्जल हुई, तो उसका क्या है उज्जवल होता जाता है, तो ये मतलब क्या है वो बढ़ोतरी करता है। ओके, ये इसका मेन अर्थ है। लेकिन पढ़ने में क्या समझ में आता है, जो जो बूढ़े श्याम रंग यानी काला रंग, काले रंग में जो डूबता जाता है व्यक्ति वो क्या है उज्जवल यानी सफेद रंग, तो सफेद होता जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो काले में क्या है वो डूबता जा रहा है और सफेद रंग का होता जा रहा है। ओके, काले रंग का मैंने पेस्ट लगा दिया, उस पर कोई अपने ऊपर लगा रहा है और मैं कह रहा हूँ कि वो सफेद होता जा रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है। बाकी कभी क्या कहना चाहता है तो मैंने आपको समझा दिया। ओके, फिर है मोहब्बत एक मीठा जहर है, एक मीठे भी और जहर की बात की जा रही, तो ये आपका हो जाता विरोध। तो ये हो जाता कोई भी आपको एक अच्छे से एग्जांपल तैयार कर लीजिए। ये पहला वाला तो अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में, तो पहला वाला अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अब देख लेते हैं हम व्यतिरेक अलंकार, लास्ट हमारा अलंकार है। 5 अलंकार तैयार कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपके 4 नंबर पक्का हो जाएगा। बोर्ड नहीं, त्रैमासिक अर्धवार्षिक आपकी वार्षिक परीक्षा क्लास 12 में आपके 5 ही अलंकार है। तो मैंने आपको 2 नंबर का आपको क्वेश्चन आ जाता है, 2 नंबर आपके हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं अलंकार वाले से। ओके, अब व्यतिरेक अलंकार देख लेते हैं। तो व्यतिरेक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो पहले तो आप उपमेय उपमान को जान लीजिए क्योंकि इसी पे पूरा डिपेंड है। तो उपमेय आपका क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है जिसका वर्णन होता है, जिसकी बात की जाती है। उपमान क्या कहलाता है, जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय को क्या है उपमान से श्रेष्ठ बता दिया जाता है, उससे बढ़कर भी बता दिया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। थोड़ा समझ लेते हैं, उदाहरण से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जितने भी उदाहरण दे रहा हूँ जो मुझे याद है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, वही मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो देख लेते हैं, साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। देखिए इसमें समझ लेते हैं, साधु ऊंचे शैलसम
मतलब जो क्या है साधु यानी सज्जन की यहाँ बात हो रही। तो सज्जन होते हैं वो क्या है पर्वतों के समान ऊंचे होते हैं। जिस प्रकार से पर्वत ऊंचे होते हैं उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे भी ऊंचे होते हैं। मतलब यहाँ क्या इस लाइन में पहली लाइन में क्या है दोनों की समानता बता दी, दोनों क्या समान है। जिस प्रकार से जो पर्वत होते हैं बड़े होते हैं उसी प्रकार से मतलब ऊंचे होते हैं, उसी प्रकार से क्या है सज्जन लोग भी ऊंचे होते हैं। लेकिन क्या है किंतु प्रकृति कुमार, लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या है कोमल होते हैं। क्योंकि पर्वत तो क्या है बहुत ज्यादा कठोर होता है, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं बहुत ही क्या है कोमल होते हैं। तो दूसरी लाइन में क्या कर दिया गया है उपमेय को उपमा से श्रेष्ठ बता दिया है, यानी यह सज्जनों को क्या है पर्वतों से ऊंचा बता दिया। पहली लाइन में तो क्या है दोनों बराबर है, चाहे पर्वत हो चाहे सज्जन व्यक्ति हो, लेकिन दूसरी लाइन में कहा जा रहा है कि सज्जन व्यक्ति ज्यादा ऊंचे है पर्वत में। तो यहाँ क्या है उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बता दिया है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी पेपर में दोस्तों आपको समझाना वगैरह नहीं है, एक बार आपको रट लेना है, लाइन पढ़ लीजिएगा और फिर आपको अब समझा क्यों रहा हूं क्योंकि आपको ये अच्छे से उदाहरण तैयार हो जाए, क्योंकि आपको अर्थ पता होगा तो थोड़ा उदाहरण करने याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। मुख मयंक सो है सखी मधुर वचन सा विशेष। देखिए मुख मयंक सो है सखी, मतलब जो आपका मुख है आपका है वो क्या है मयंक यानी चंद्रमा के समान है। मुख क्या है चंद्रमा के समान है। तो यहाँ दोनों क्या है मुख और चंद्रमा को एक ही बताया गया। लेकिन दूसरी लाइन में क्या है मधुर वचन सा विशेष, लेकिन जो मुख होता है ओके उसमें क्या है मधुर वचन होते हैं, मधुर वचन निकलते हैं, लेकिन चंद्रमा क्या है उतना मधुर नहीं होता है। जबकि मुख क्या है मधुर होता है क्योंकि इसमें क्या है मधुर वचन निकलते हैं, लेकिन चंद्रमा मधुर नहीं होता है। तो वही बताया जाए, यहाँ आपको चंद्रमा से ज्यादा किसके श्रेष्ठ बता दिया है मुख को बता दिया, मुख यानी उपमेय को बता दिया है उपमान से ज्यादा श्रेष्ठ। तो वही परिभाषा उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया है, वहां पर तिर्यक अलंकार होता है। दो उदाहरण दे दिए हैं, लेकिन कोई भी आपको एक तो एकदम रटी लेना है, पेपर में एक ही आएगा, दो लिखने भी नहीं आता है। ओके, बस आपको एक बार पढ़ लेना है, बाकी याद के रटना केवल एक ही है आपको। ओके, समझा दिया है तो अच्छे से आपको आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आया वीडियो को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके जो एमपी बोर्ड के सिलेबस में 5 अलंकार थे, मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।